in association with Kuku FM. नेता नगरी में अब बात होगी संसद के प्रसंगों की। इस हफ्ते क्या हुआ, विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्या रणनीति अपनाई, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या सफाइयां और कौन से बिल पेश किए गए, और संसद के बाहर संसदीय सियासत कैसी हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो नौजवान पत्रकार, राजदीप सरदेसाई और राहुल श्रीवास्तव। राजदीप जी, पहली टिप्पणी आपसे चाहूंगा। संसद के भीतर जो हुआ कि किसी चीज पर बोलना शुरू करते थे फिर कहीं चले जाते थे, खड़गे बनाम राजनाथ सिंह जो एक तीखी झड़प हुई ऑर्डिनेंस बिल को लेकर, उसके बाद संसद के बाहर कभी नाश्ता हुआ, कभी साइकिल चली, और आज जब शुक्रवार को हम नेता नगरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसान संसद में भी विपक्ष के नेता पहुंचे, जहां पर वो अगली कतार में कुर्सी पर बैठे नजर आए मंच के बजाय। राजदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहले मैं कहूंगा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आपके सभी दर्शकों को बताऊंगा कि आजकल जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनको सेंट्रल हॉल, जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है, उनको वहां इजाजत नहीं है। कहा जा रहा है कोविड की वजह से आप अंदर नहीं जा सकते। तो एक तरह से संसद में एक तरह तो मीडिया की निगरानी होती थी, वो कम हो गई है। तो संसद के अंदर जो हुआ उससे मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन संसद के बाहर जो हुआ, जिस तरह की राजनीति अब हो रही है, राहुल गांधी जैसे आपने कहा पहले ट्रैक्टर पे आए, फिर साइकिल पे आए, आज किसानों के संसद में गए हैं, एक बस लेके सभी विपक्षी नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट किया। कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है अब कि संसद के अंदर हम बहुत कम कर सकते हैं, ना हमारे पास वो संख्या है, ना सरकार हमें हमारी आवाज सुनेगी, ना वो बहस करने के लिए तैयार है पेगासस जैसे मुद्दों पर या किसानों के मुद्दे पर। तो ये सब जितने मुद्दे हैं, चलिए हम संसद के बाहर उठाते हैं। फिर वो प्रश्न हो कि किस तरह से कीमतें बढ़ रही है, खास करके तेल की कीमतें बढ़ रही है, ये सब हम बाहर करते हैं। और सिग्निफिकेंट बात जो ये है कि राहुल गांधी अपने आप को एक तरह से लीडरशिप रोल में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट मीटिंग देखें तो माइक उनके हाथ में है, हर पार्टी के लोग वहां कुर्सियां पर बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी सेंटर स्टेज पे वहां है। आज भी देखिए, जब किसानों का मुद्दा उठता है, राहुल आगे बढ़ते हैं, साइकिल हो, ट्रैक्टर हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई है कि अब हम एक मैसेज पूरे विपक्ष और सरकार को दे रहे हैं कि कांग्रेस के बगैर ये विपक्ष रह नहीं सकता, और इसका नेतृत्व भी कांग्रेस ही कर सकती है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मौका मिला है, क्योंकि शरद पवार एक तरह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहते, वो अन्य महाराष्ट्र के विषयों पर व्यस्त रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन अब वापस चली गई है। तो राहुल गांधी को किस तरह से इस पूरे विपक्ष यूनिटी को आगे ले जाए, इसको लेकर मुझे लगता है इस सत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर एक आखिरी पॉइंट, जब एक विपक्ष की यूनिटी की बात होती है, इसमें ना आम आदमी पार्टी है ना बसपा है, दोनों को हर बार बुलाया गया है। और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में टक्कर होने जा रही है जो चुनाव अब आएंगे। बसपा भी क्रूशल है क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में उनका रोल काफी अहम हो सकता है। तो एक तरफ से विपक्षी यूनिटी की बात की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई नई पार्टियां इससे जुड़ रही है। हाँ, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि जो मुद्दे एक तरह से उठा रहे हैं और जो जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं एक विपक्ष में एक एग्रेशन नजर आ रहा है, जो पहले पिछले 12 महीनों में केवल ट्विटर तक सीमित था, अब वो रास्ते तक पहुंच गया। निखिल मेरे साथी हैं, उनके राहुल श्रीवास्तव जी के लिए सवाल है। मैं चाह रहा हूँ कि सर उस बारे में आप बताइए। हम अभी इस हफ्ते हमने देखा कि विपक्ष थोड़े से, स्पेशली टीएमसी के पार्लियामेंटेरियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने कुछ गरिल्ला टेक्निक्स विकसित की हैं, जो उनकी शिकायत है कि हमारा जो प्रतिरोध है सो टू स्पीक वो दर्ज नहीं होता है। तो वो अब जाकर के कोई मिनिस्टर या कोई पार्लियामेंटेरियन खड़ा होता है बोलने के लिए, तो वो वहां प्लकार्ड लेके जाते हैं, या फिर जब उनसे अटेंडेंस वगैरह ली जाती है किसी बिल के संबंध में, तो वो अपना या वो क्वेश्चन कहीं कोई पुट करते हैं तो उसके पीछे फिर लेकिन किसानों के मुद्दे पे उस तरह से वो उन सारी चीजों को अब इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये देख तो पा रहे हैं कि जो भी वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको काफी तकलीफ हो रही है। एक आइडिया मतलब मूट किया जाता है कि अगर ये एडजर्नमेंट वाला खेल बंद कर दिया जाए, जिसमें सब मिले हुए लगता है मुझे, क्योंकि कभी हमने देखा नहीं है कि अगर एडजर्न ना हो संसद 5 मिनट में
तो चिल्लाने वाले के गले में कितना दम है वो भी मालूम चल जाएगा, और जो सरकार कहती है कि चर्चा कर लीजिए, हमारे पास सारे जवाब है, उनके पास भी कितने जवाब हैं वो भी मालूम चल जाएगा। तो इस चीज को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या ये गेम बंद होना चाहिए, कि कहीं से 2-3 जगह से आवाज आ गई आप पटजन करा दीजिए? निखिल, देखिए क्या है कि मैं पार्लियामेंट के कानून, रूल्स और कंडक्ट के बारे में हमेशा मैं एक जीवन में एक बात मानता हूं कि जो कानून आज हैं, पत्रकार की बातचीत उनके तहत हो सकती है। मैं उनसे आगे यानी सलाहें और किसी को एडवाइजरी रोल में नहीं आ सकता कि उनको बंद कर देना चाहिए। एडजर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक रूल है पार्लियामेंट के अंदर कि अगर डिसरप्शन हो रहा है या कोई जरूरत है उसके लिए एडजर्नमेंट हो। अपनी जगह पे अपनी बात रखने का एक रूल है, उसका एक तरीका है, वो ना हो तो एडजर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, परेशानी इस समय पे ये है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, प्रोटेस्ट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन भागीदार है, किस किस को फायदा है। मैं ये कहूंगा कि इस समय सभी राजनीतिक फायदा देख रहे हैं और इस कारण से एडजर्नमेंट भी एक फायदे का सौदा हो गया है कि एडजर्नमेंट करने से एक वर्ग को मिल जाता है कि उन्होंने एडजर्न करवा दिया, सरकार को राहत मिल जाती है। सरकार को बड़े मुद्दों पे जिससे उसे घेर के जिसपे उसकी पिटाई होनी चाहिए थी, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी, उससे वो बच पा रही है। तो मैं अगर ये कहूं कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया और उससे पहले भी किया कि हम आप में बराबर के कपड़े हैं साहब। इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि एडजर्नमेंट का खेल है। एडजर्नमेंट का खेल नेताओं ने और सरकारों ने और विपक्ष ने बना दिया है। एडजर्नमेंट कोई खेल नहीं है, शर्मनाक चीज है कि अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखें या ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को देखें, क्या इस तरह से किसी पार्लियामेंट में एडजर्नमेंट होते हैं? क्या इस तरह से इस विरोध का ये टोन होता है कि पिछले करीब तीसरा हफ्ता चल रहा है, यहां तक कि आपने कहा कि जो विधायक सांसद बोलते हैं उनके सामने, मंत्री बोलते हैं उनके सामने प्लेकार्ड। इस समय पे प्लेकार्ड चेयरमैन और अध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के अध्यक्ष, जब उनके चेहरे के सामने कैमरे के बीच में भी लाया जाता है, ये प्रथाएं जो सेट हो रही हैं, ये भविष्य के लिए तय हो रही हैं, इतिहास से आई हैं। फिर राजदीप कहेंगे कि वॉटअबाउटरी होती है। मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं इस सब में सबकी साठगांठ है। अब आप देखिए कि कल एक वाकया हुआ है कि खबर यह है कि एक बिनोय विश्वम, एक सीपीआई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक सवाल पूछा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, कि क्या भारत सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी तरह के सॉफ्टवेयर के लिए या किसी कंपनी से जिससे कि नजर रखी जा सके आतंकवाद या तमाम मुद्दों पे। उनका वो सवाल जाता है, अमूमन तौर पे राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट पहले सवालों की जांच करता है कि वो फॉर्मेट में सही है कि नहीं, कोई उसमें गलत चीज तो है कि नहीं, उसके बाद वो मिनिस्ट्री जाते हैं। मिनिस्ट्री से जवाब आया है कि ये पेगासस मामला जो है ये सबजुडिस है। ये सबजुडिस है, इस कारण से इस पे जवाब यहाँ पे ये सवाल नहीं एडमिट हो सकता। अब ये सवाल करीब 12 अगस्त को आना था, जो कि आखिरी दिन से एक दिन पहले का है। इस सवाल को एडमिशन नहीं मिला है। विश्वम साहब को इनफॉर्मली बताया गया कि ये सवाल एडमिट नहीं हो सकता। तो अब आप ये देखिए कि पेगासस मामले पे एडजर्नमेंट विपक्ष भी मांग रहा था। यानी आप जो कह रहे हैं कि एडजर्नमेंट एक खेल है, तो रूल्स के तहत एक एडजर्नमेंट की मांग विपक्ष के द्वारा डेली की जा रही है। वो भी चाहते हैं कि सारा बिजनेस एडजर्न कर दिया जाए और एडजर्न करके सिर्फ पेगासस का मुद्दा उठाया जाए। सरकार की तरफ से ये गतिरोध है कि हम ऐसी कोई रूल के तहत एडजर्नमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एडजर्नमेंट तो 5 साल पहले 2016 में आखिरी बार हुआ था इस तरह से। फार्मर्स को जो डिस्ट्रेस थी उस मुद्दे के लिए हुआ था। उससे पहले हुआ 2015 में, तो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा था, ज्वलंत प्रश्न था। उस समय पे एडजर्नमेंट हुआ था कि पूरे दिन का सारा बिजनेस हटा करके सिर्फ इस मुद्दे पे बहस हुई थी। सवाल यह है कि सवाल पूछने का पर्याय और सरकार का हठ धर्मी कि जिसमें वो इस मुद्दे पे अड़ गई है कि वो नहीं जवाब देगी, जवाबदेही तय नहीं होने देगी। वो कहती है कि मैन्युफैक्चर्ड डिबेट है। अब इस मैन्युफैक्चर्ड डिबेट या मैन्युफैक्चर्ड इशू पे कौन तय करेगा? क्या सरकार खुद तय करेगी या पार्लियामेंट तय करेगी? ये चीजें अब उस एम्बिग्युइटी के लेवल पे चली गई हैं कि अब मैं ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे पे बातचीत अड़ी रहेगी। यहां तक कि अगर आप देखें तो आज राहुल गांधी जिस तरह गए हैं, तो विपक्ष का ध्यान अब आया है
किसानों के मुद्दे पे। उससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने पेगासस पे ऑपोजिशन की एकता की बात करी थी। बहुत अच्छा लगा था कि राहुल गांधी सजग हुए हैं कि हालांकि वो नेता आगे पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, पंगत के सबसे आगे खड़ा होना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस को वो जगह नहीं देना चाहते। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही जो कि कोalition के लिए एक एसेंस है। उन्होंने ये बात कही कि चेहरा जरूरी नहीं है कि कौन खड़ा है, चेहरे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत जरूरी है। ये एक अच्छी पहल थी। देखिए, चुनाव नहीं है कोई, विपक्ष के सामने एक बहुत अच्छा मौका है कि जब चुनाव नहीं है, गठबंधन, सीट शेयरिंग, इस सब के झगड़े नहीं है, इस सब में मौका है उनके पास एक हो जाने का। एक हो जाने का जो ये मौका आया है उसका विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। उस इस्तेमाल करते समय राहुल गांधी के पास मौका है अपने आप को इस नींव के ऊपर खड़ा करने का कि विपक्ष का कहीं ना कहीं अगर एक धुरी बन के सामने आने की, तो राहुल गांधी उस कोशिश में लगे हैं। लेकिन इस सबका जो पूरा अंडरलाइन है वो तो पॉलिटिकल ही है ना, तो ये भी पॉलिटिक्स है। और उसके खिलाफ संसद में जो सरकार कर रही है, हाउस ना चलने में अपना फायदा देख करके, आज मैं देख रहा था दोपहर में कि एक बिल था इनकम टैक्स का, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का एक मामला था जो कि पिछले 8 सालों से लंबित है। उसके कारण सरकार को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं रुका हुआ है क्योंकि वोडाफोन और केन्स जैसी कंपनियां विदेशों में कोर्ट में भारत को लेके गई हैं। केन्स ने भारत की जो प्रॉपर्टी है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो प्रॉपर्टी है, उसकी कुर्की के मुकदमे कर दिए हैं। उस पर एक बिल था। कुल मिलाकर के आप जानना चाहेंगे कि अगर उस बिल को पास करने में इंट्रोडक्शन और पासिंग में कितना समय लगा? कुल मिलाकर के 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट में एक इतना महत्वपूर्ण बिल जो कि 8 सालों से चल रहा मामला है, वो हो हल्ले के कारण सरकार निकाल ली गई। जवाबदेही ना सरकार की है ना विपक्ष की है। बिल पास हो गया, सरकार भी खुश, विपक्ष भी खुश। नहीं, इसमें एक बात छोटी सी मैं जोड़ूंगा। आपने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बिल की बात की, ये केवल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं है राहुल। देखिए कितने बिल्स लगातार एवरेज बिल पास होने में लेस देन 10 मिनट, 10 मिनट से कम लग रहे हैं जिस तरह से बिल्स पास हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम अब संसद को या सरकार संसद को कैबिनेट मीटिंग की तरह देख रही है कि ये तो हमारी कैबिनेट मीटिंग है, हमने बिल लाया वो तुरंत पास हो जाएगा क्योंकि हमारी बहुमत है। इस तरह से अगर सरकार चलेगी, विपक्ष की बात तो विपक्ष किस तरह से विरोध कर रहा है, क्या वो कागजात फाड़ रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि टीएमसी एमपी ने किसी शीशे को तोड़ा, ये बात अलग है। ये विपक्ष के बिहेवियर पर हम अलग बहस कर सकते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बिल की निगरानी हो। पर अब कोई निगरानी नहीं। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में 11% से कम बिल जा रहे हैं, और अगर हर बिल 10 मिनट से कम समय में पास हो रहा है तो मैसेज क्या जा रहा है कि आप अब संसद को भी कैबिनेट मीटिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है डरावनी, बहुत, इट इज अ डेंजरस साइन फॉर एन इंस्टीट्यूशन। एक संस्था है पार्लियामेंट, और इस संस्था का रिस्पेक्ट करना चाहिए दोनों विपक्ष और सरकार ने। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होती है विपक्ष को साथ लेकर। ऑल पार्टी मीटिंग अभी तक क्यों नहीं की है कि ये जो गतिरोध बना हुआ है इसे हम ब्रेक करें, क्योंकि सरकार को भी अच्छा लगता है कि अब कोविड पर बात नहीं होगी, कीमतों पर बात नहीं होगी, संसद को इसी तरह से खत्म कर देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ये गुजरात में हुआ करता था, यही तो एक तरह से गुजरात मॉडल थी। बजट सेशन वहां, बजट भी वहां बगैर बहस के एक बार पास हुआ है। तो इस तरह का एक माहौल में मुझे लगता है ये गलत संदेश जा रहा है। विपक्ष कौन सही कौन गलत बात अलग है, लेकिन मैसेज जा रहा है कि हमारे पार्लियामेंट को एक तरह से कमजोर किया जा रहा है इस तरह की लेजिस्लेशन से कि 10 मिनट के कम में आप बिल पास करते हैं। राहुल जी, एक छोटा प्रश्न और था आपके लिए, और मतलब उसी नेचर का है जिसमें हम बात कर रहे थे, और इस बार भी हम यही चाहेंगे कि आप उनको पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में ही आप मतलब जवाब ना चुन सकते हैं। उसका एक शिकायत है ये ऑपोजिशन की, और कि हमें मतलब कैमरा एंगल से हम बाहर हैं, हम जो भी अंदर करते हैं वो कैमरे पर आता नहीं है, इसलिए हमको चिट्ठी फाड़ करके फेंकनी पड़ती है सीट पे, क्योंकि वो वहां पे फ्रीज है। दूसरी एक चीज जो राजदीप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप जुड़ ही रहे थे उस टाइम पे, कि उन लोगों ने मीडिया एक्सेस कम कर दिया है। तो पहले तो मुझे एक आपकी टिप्पणी चाहिए कि क्या पार्लियामेंट में वाकई प्रेस को अब पहले से थोड़ी सी कम जगह है जाने की, बात करने की, वन। और दूसरा, जो पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग्स का जानने का हमारा हक है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट का हो या अंदर जो भी हम जानना चाह रहे हैं,
जो उसकी फीड मिलती है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, जो पहले अब एक ही कर दिया मेरे ख्याल, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? क्या नियम कहते हैं, क्या नियम इस तरह के हैं कि अंदर अगर ऐसा कोई हंगामा वगैरह हो, क्योंकि मैं बाहर यूरोपियन पार्लियामेंट के आप जब कार्रवाई देखते हैं तो वहां जब अच्छे से बात होती है वो भी दिखता है, वहां गाली गलौज मारपीट के टाइम भी उनका कैमरा चालू रहता है। हमारे यहाँ नियम क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है इस बारे में? निखिल, सदन जो चलता है वो कानून, रूल्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से चलता है एक, और दूसरा चलता है चेयरमैन और अध्यक्ष के डिस्क्रिप्शन पे। और कहां पे क्या नहीं दिखाया, ये सही है या गलत, इसमें मैं जानता हूं कि इसमें अवमानना के मामले इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता। राजदीप जानते हैं कि जो चेयर पे बैठा होता है अध्यक्ष, उसकी अवमानना या किसी सदस्य की अवमानना एक बहुत खतरनाक खेल है। जो मीडिया के लिए प्रेजेंस कम हुई है उसका कारण बड़ा साफ है कि मीडिया की प्रेजेंस कोविड से पहले कम नहीं हुई थी। बहुत बुरे हालात में कोविड पहला सेशन जो हुआ था पिछले साल, किसी तरह से उसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो गैलरीज थी, सदस्य उनमें बैठे हुए थे, क्योंकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना था, इस कारण से मीडिया की गैलरी बंद हो गई। उसके बाद अभी ये जो समय आया है जिसमें मीडिया को अलाउ किया गया है, उसके अंदर अगेन वही सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ ना हो, जमावड़ा ना हो, उस प्रोटोकॉल के चलते दोनों हाउसेज ने अलग अलग मीडिया के लिए पद्धति बनाई है। लोकसभा अपनी एक लिस्ट बनाता है जिसमें इनपुट लिया आता है कि कौन कौन उसके अंदर जाएगा। मैं राज्यसभा की जो मीडिया समिति है उसका अध्यक्ष हूं, पिछले कई सालों से, करीब 10-11 साल से मैं इस समिति में हूं, और हमने एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से निकाला है। हमने सभी मीडिया कर्मी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लॉटरी निकालते हैं, और उसके बाद लॉटरी निकालने के बाद कौन कौन से दिन कौन कौन से मीडिया के लोग आएंगे, उन लोगों के हम लोग नाम तय कर देते हैं, और उसके हिसाब से लोग अंदर आते हैं। क्योंकि गैलरी जो है, मीडिया की जो गैलरी है, जहां पे ऊपर बैठ करके आप देख सकते हैं कि हाउस में क्या हो रहा है, उसकी सीट नंबर फिक्स्ड होता है। उसमें कोई ये नहीं है कि जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं। कोविड को देखते हुए खासकर इस समय से राज्यसभा की गैलरी में उदाहरण के तौर पे सिर्फ 32 सीटें अवेलेबल हैं। तो अगर आप 32 सीटें अवेलेबल मुहैया करा रहे हैं और आप 64 लोगों को बुला देंगे अंदर, तो थोड़ी परेशानी का सबब बनता है। इसलिए एक तरीका बनाया गया है कि कितने लोग आगे जा चुके हैं। दूसरी बात रही, ये मैं बहुत शिकायतें देखता हूं लोगों की कि साहब ऐसा है कि ये एंट्री बंद हो गई तो मेरा काम खत्म हो गया। साहब ऐसा है कि रिपोर्टर का काम होता है मुश्किल में काम करने का। रिपोर्टर पलक पावड़े बिछाने और लाल कार्पेट बिछाए जाने पे काम करने वाला आदमी नहीं होता है। वो आज भी काम कर रहा है, और पार्लियामेंट में होने वाली किसी खबर को मैं कहूंगा कि अभी भी मिस नहीं कर रहा है। मुश्किलात हुई है उसके जीवन में, उसको आज की तारीख में 2 किलोमीटर, जहां पार्लियामेंट का दरवाजा, जहां पे वो लोगों से बात करता है, 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, जहां से वो लाइव रिपोर्ट फाइल करता है। वो उसके बावजूद भी काम करता है। तो ये शिकायतें बहुत मीडिया को होती हैं, और बहुत सारे यंग मीडिया कर्मी को हुआ करती हैं कि साहब बड़ी मुश्किल हो गई है। साहब मुश्किल अगर आपको मंजूर नहीं है तो ये रिपोर्टरी का धंधा जरूर छोड़ दीजिए। और जहां राजदीप ने आज एक बात कही, राजदीप वो आप हमेशा वाटर बॉर्डरी की बात करते हैं। आज आपने कहा गुजरात मॉडल, तो वाटर बॉर्डरी का मुद्दा आपने उठाया। मैं आपको बता दूं कि 2006, 2007, 2011 और 2014 में ऐसी ही प्रथाएं शुरू हुई थी, जब इस देश के संसद के अंदर 1 से 13 मिनट, 14 मिनट के अंदर बिल पास हुए थे। मेरा काम, इसीलिए मैं कहता हूं, मेरा काम जनता के सामने पुराने, आज के और आने वाले कल के तथ्य रखना है। नेताओं को एडवाइस देके ना मैं सुधार सकता हूं, मैं जनता को सिर्फ आगाह कर सकता हूं। नहीं, ये गलत है ना। जो अगर 2006, 7, 8, 14 में ये हुआ, इसका मतलब नहीं है कि 2021 में होना ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजदीप, मैं ये नहीं कहना है। मैंने बार बार कहा है कि ये पहले भी हुआ करता था, अब ब्रेजन हो गया है। अब बेशर्मी से होता है कि कोई चेक और बैलेंस के बगैर ये बिल पास किए जा रहे हैं। आपने रिपोर्टर एक्सेस की बात की, मेरे पास आज 4 फोन आए हैं सीनियर रिपोर्टर्स के, उनको परमानेंट पास जो मिलता है, जिसकी वजह से उनको एक्सेस मिलता है। अभी तक लोकसभा की जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने जवाब भी नहीं दिया जब उन्होंने अपना परमानेंट पास मांगा। इन लोगों ने 20 साल पार्लियामेंट कवर की, कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कोविड है, इसके बावजूद आपकी बात सही है, हर रिपोर्टर को अपनी दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसपे धीरे धीरे आप मीडिया को एक तरह से एक्सेस डिनाई कर रहे हैं,
पहले शास्त्री भवन में, फिर कई गवर्नमेंट ऑफिस में, और अब पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। ये बात सही है, इस सच्चाई से आप हट नहीं सकते। सच्चाई ये है कि सरकार के पास एक ताकत है, एक्सेस, हमें एक्सेस प्रोवाइड करना। जो रिपोर्टर है उसे किसी मंत्री या किसी सांसद से मिलना है, वो धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। मैं ये नहीं कहा कि नामुमकिन है, हमें स्टोरीज अभी भी मिलती है, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पूरा सिस्टम है कि इस इंफॉर्मेशन किस तरह से कंट्रोल किया जाए। एक जमाने में प्रेस रिलीज हुआ करते थे, आजकल मैं देखता हूं ट्विटर रिलीज। हर जो पत्रकार है, जो कोई बड़ा ऑफिस पीएमओ हो या कोई ऑफिस हो, उसी प्रेस रिलीज को ट्वीट के जरिए हर एक समय में सब दिखा देते हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि पत्रकार को एक आजादी तो होनी चाहिए पार्लियामेंट कवर करने, ये रोक क्यों है? निखिल ने बात की कैमरा की, मैं तो बात कर रहा हूं कि एक ओपननेस होनी चाहिए टू कम्युनिकेट टू द मीडिया। वो मिसिंग है मेरे दोस्त। और मैं एक ओपननेस का जिक्र मैं भी कर देता हूं। समय की बहुत कमी है, सियासत पर हम लोग हर हफ्ते बतियाते हैं, आगे भी बतियाएंगे। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करिए बीच में एब्रप्टली काटना पड़ रहा है, मुझे बहुत रस आता है आप दोनों नौजवान पत्रकारों को सुनने में, लेकिन आज मुझे लगता है कि देश खेल का जो ढांचा है देश का, उस पर सुनना चाहता है, और उसके लिए हमारे मेहमान आ चुके हैं। रवि श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।